हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्मित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स अब। तो बच्चों, आजकल हम 12th क्लास का फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण, और वो भी उसकी अक्षय स्थिति पर, यानी कि एंड ऑन पोजीशन पर। तो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जैसे हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति किस तरीके से बनेगी। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करें, यहाँ पे एक इस तरीके से सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। जैसा हम वैद्युत द्विध्रुव को समझ चुके हैं कि एक ऐसी युक्ति जिसमें दो बिंदु आवेश एक दूसरे से किसी अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन परिमाण में कैसे रहते हैं बच्चों, वो समान, लेकिन जो उनका नेचर होता है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है, और बच्चों ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। इसको कह रहे हैं ये बिंदु बी पे है स्थित, और इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये बिंदु ए पर है। तो बच्चों, जो इसकी निरक्षीय स्थिति बनेगी, इक्वेटोरियल लाइन बनेगी, हमने कहा ये क्या है, इसका मध्य बिंदु ओ। तो बच्चों, ये इसी के बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर, यदि हम कोई बिंदु ले इससे ठीक कोई परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ, तो ये स्थिति इसकी क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो चलिए बच्चों लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई बिंदु क्या लिया है, P। तो बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इसको हम इस बिंदु P से मिला रहे हैं, और P को B से मिला रहे हैं। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, P को इस तरह से हम O से मिला रहे हैं। माने कि ये O से कितनी दूरी पर है बच्चों, R लिख लेते इसे हम, ठीक है। हमें पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 12, जो अल्पतम डिस्टेंस लेते हैं हम। तब बच्चों ये कितना होगा, L, और ये भी कितना होगा, L। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। तो अब समझते हैं इसको हम किस तरीके से, देखिए निकालते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों कि इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से बनेगी, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। उससे पहले मैं यहां तुमको एक समझा रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे प्लस चार्ज है, मैंने कहा कोई टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नोट, जिसको हम हमेशा कैसा लेते हैं बच्चों, धनात्मक लेते हैं। मैं यदि इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाऊंगा तो ये इसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा। तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस पी पे ट्रेस करने के लिए हमने कोई क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों होगा क्या कि इस प्लस क्यू से इस पे क्या लगेगा, एक रिपल फोर्स लगेगा, यानी कि जो यहां से प्लस क्यू से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, इस तरह से। ये इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, E2 मान लीजिए, इसे क्या कह रहे हैं, इसको हम E2, क्योंकि E1 हम इसे ले लेंगे। ऐसे ही ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज के अंदर जाती है हमारी फील्ड्स लाइन में होती हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन होगी, E1 की। तो अब हमें यहां पे जो निकाल रहा है, हमको यहां पे रिजल्टेंट निकालना है, जो कि क्या होगा, E2 और E1 का क्या होगा, एक परिणामी होगा, जो किस तरीके से ले जाएगा बच्चों, इस तरीके से। ये जो आपके सामने है, ये क्या होगा बच्चों, इनका परिणामी E, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम समझेंगे अलग से। पहले थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो याद होगा 11th क्लास में हम जब सीखते हैं, जब किसी राशि को उसके घटकों में वियोजित किया जाता है, तो जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ कौन सा घटक लिया जाता है, उसका क्षैतिज घटक, यानी कि कोस थीटा। यानी कि यहां पे क्या आएगा हमारा, ये इस तरह से E2 cos थीटा, और E1 का भी क्या रहेगा बच्चों, इसी पे रहेगा, क्योंकि अगर इसको हम थीटा देखेंगे तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये भी थीटा होगा। क्लियर बच्चों, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, प्लस इसी पे क्या होगा, E1 cos थीटा। तो अगर हम परिणामी E की बात करें तो अब वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पे अलग से लिख देता हूं, E किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब समझते हैं कि फिर हमने यहां पे जो लिया गया है ये E2 का और E1 का cos थीटा क्यों लिया है। देखिए यहां पे अगर इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ दिखाऊं तो ये अगर थीटा है तो एक अगर हमारा क्षैतिज घटक होता है तो दूसरा बच्चों क्या होता है, हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है, जो किसके साथ लिखा जाता है, साइन थीटा के साथ। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों ये क्या होगा हमारा E2 साइन थीटा, और इसी तरह से यहां क्या होगा हमारा E1 साइन थीटा। तो ध्यान से देखें इनको,
दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है यानी कि परिमाण में बराबर है, और इनकी क्रिया रेखाएं भी क्या है, एक ही बिंदु पे है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। क्लियर है बच्चों? तो केवल और केवल बिंदु पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र रहेगा द्विध्रुव के कारण, वो कितना रहेगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसको, हम डेरिवेशन को किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें, माना कोई द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है तथा -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर बच्चों? फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र, जिस पर बच्चों क्या लिखा हमने, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम इस पे जब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो अभी हमने बताया जैसा कि केवल बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके निकालेंगे, पहले -Q के कारण निकालेंगे, फिर +Q के कारण निकालेंगे। तो लिखते हैं हम यहां पे करनी है, तब -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, E1। क्या लिखना है जिसे हम, E1। ये किसके बराबर होगी बच्चों, 1/4πε0K, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, E1 = 1/4πε0K, और साथ में क्या होता है बच्चों, Q बटे, और साथ में हम बच्चों यहाँ पे क्या लेते हैं, R। क्या लेते हैं बच्चों, R। तो देखेंगे R स्क्वायर, क्या लेते हैं यहाँ पे, R स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो हम R स्क्वायर लेते हैं, तो उसको पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। R क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, इस बिंदु पे हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी जो होती है, इसको बच्चों क्या कह देते हैं, R। यहाँ पे समझिए बच्चों, इस केस में क्या हो रहा है, हम -Q से P पर निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये वाली। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज AOP से हम इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या होगा बच्चों, AP स्क्वायर किसके बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब के कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अगर AP की खाली वैल्यू निकालें तो बच्चों क्या आएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें AP तो चाहिए यहाँ पे, तो इस AP की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चों, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी क्या होता है बच्चों, होल स्क्वायर। तो E1 हमारा कितना निकल के आएगा, 1/4πε0K Q बटे, और साथ में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे हम, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। बच्चों क्या हो जाएगी ठीक इसी प्रकार E2 इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, यहां पे भी क्या आएगा बच्चों आर स्क्वायर। तो देखिए इस बार प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है, सेम है बिल्कुल, जितनी यहां पे थी उतनी यहां पे है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो सीधा क्या निकल के आएगा, ये भी हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन हम क्या देंगे बच्चों सेकंड। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, ना तो हम खाली माइनस क्यू के कारण पी पर और ना ही खाली प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। हमारा टॉपिक है टोटल, यानी कि ये जो हमारा द्विध्रुव बना है माइनस क्यू और प्लस क्यू से, इससे परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी पी पर वो क्या होगी। तो हम लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो बच्चों हम किसके कितना निकाल चुके हैं अभी हमने देखा ये किसके बराबर होगा टोटल, इसको अलग कर लेना आप बच्चों नोट। E इक्वल्स टू किसके बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां पे एक बच्चों बात तुम्हें जरूर लिख के बतानी है कि चूंकि जो हमारे वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। तो हम लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के विपरीत परंतु बराबर है, विपरीत परंतु बराबर है, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देने से मतलब कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि सपोज दैट अगर यहां पे 5 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र होगा तो इसका भी क्या लेंगे 5 न्यूटन पर कूलम। दोनों के साइन क्या लेंगे हम ऑपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या होगा जीरो। निरस्त करने का मतलब है कि जो परिणामी होगा इन दोनों का वो क्या होगा जीरो। तो हमने लिखा, तो अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आया है E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो यहाँ पे हम E1 और E2 की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों E इक्वल्स टू अब कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉरी इसको दोबारा देखते हैं क्या हो रहेगा बच्चों, इनटू में कौन हो रहेगा cos थीटा प्लस सेम बात यहां पे आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा बच्चों cos थीटा। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे किस तरह से इसको निकाल सकते हैं हम। इधर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए ये भी सेम टर्म है ये भी सेम टर्म है, अगर एक एक्स है दूसरा भी एक्स है और हम उनको ऐड करें तो बच्चों क्या हो जाता है 2x। ठीक उसी तरीके से ये भी सेम है, तो इनको भी हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या लिख सकते हो 2 cos थीटा। मतलब 2 को आप चाहे आगे लिख लीजिए या मल्टीप्लाई में cos के साथ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों में यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, AOP ले सकते हो या BOP ले सकते हो। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP से हम क्या लगा रहे हैं बच्चों इसमें cos थीटा, क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा बच्चों क्या होता है बेसिकली हमारा आधार बटे कर्ण, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो ये हमारा आधार हो जाएगा यानी कि L अपॉन ये क्या बच्चों हो जाएगा हमारा AP क्या है इसमें कर्ण, जिसकी वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, क्या निकल के आएगी बच्चों √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको यहां पे पुट करेंगे तो अब E इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा की वैल्यू या 2 को आप यहां पे लिख लीजिए q के साथ मल्टीप्लाई बाय L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं q into 2l। क्लियर बच्चों,
क्या लिखा हमने इसको, Q इंटू 2L अपॉन, देखिए यहां पे समझा रहा हूं मैं, यदि x की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 1 + 1/2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 जा 2, यानी कि x की पावर हो जाएगी बच्चों 3/2। तो ऐसे यहां पर भी हम सेम लिख सकते हैं कि r² + l², इसकी होल पावर बच्चों कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 3/2। क्लियर है बच्चों। और हमको साथ ही पता है कि चूंकि P = क्या होता है Q × 2L, P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो हम लेते थे Q × 2L, कोई भी एक आवेश और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल जो होता है। अब हमारा E क्या निकल के आएगा, तो यहां से बच्चों E = 1/4πε0 K, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों P अपॉन, यहां से क्या निकल के आया बच्चों r² + l² की होल पावर 3/2। तो हम लेंगे कि इफ हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे कि जो L है ये बहुत ज्यादा छोटा है R की तुलना में, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि R ग्रेटर देन है L से, देन जो हमारा r² होगा ये तो मोर देन ग्रेटर देन होगा l² से, यानी कि इस कंडीशन में L क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल, यानी कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं एक तरह से। तो अब E बराबर हम क्या निकलेंगे यहां से 1/4πε0 K, P बाय यहां से क्या बचेगा सिर्फ r² और इसकी पावर कितनी बचेगी 3/2, 2 से इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे यहां से क्या निकल के आएगा E = 1/4πε0 K P/r³, ये हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों यहां से इसका व्यंजक इतने न्यूटन पर कूलम। तो परीक्षा में काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। किस तरह से हमने वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रक्चर ली, फिर उसके निरक्षीय स्थिति पे बिंदु P लिया, फिर देखा हमने किस तरीके से E2 और E1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वाधर घटक हैं बिंदु पे, क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ थीटा बनता है वो हमारा क्षैतिज घटक होता है। और ये बच्चों यहाँ पे एक और बात कि ये दोनों को हमने एडी क्यों किया, यहाँ पे हमने इनको एडी क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देखिए जो बात हम यहाँ पे कह रहे थे कि ये कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये प्लस का है तो इसको हम कैसा लेंगे माइनस का, कैंसिल आउट कर देगा और परिमाण में ये बराबर है। जबकि E2 का जो क्षैतिज घटक है वो भी इसी डायरेक्शन में है, E1 का जो क्षैतिज घटक है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की एक ही डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या होंगे बच्चों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह से हम इसको बच्चों निकाल सकते हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम हम K की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों 1। तो अब E = कितना निकल के आएगा 1/4πε0 P/r³, जहां P क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और R क्या है यानी कि जो जिस निरक्षीय स्थिति पे हमारा बिंदु P रखा है उसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी। तो बच्चों एक चीज और हमें यहां से नोट रखनी है कि जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं तो बच्चों जो उसका फॉर्मूला निकल के आता है वो r² में निकल के आता है, यानी कि जो वहां पे मैं ऐसे ही यहां पे समझा देता हूं तुम्हें, तुम चाहो तो इसको नोट करके अलग से भी लिख लेना कि जो E वहां पे होता है वो बच्चों E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में जो E होता है ये इनवर्सली, ये जो होता है हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है कि किस तरह से बिंदु आवेश के कारण निकाला जाता है। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो R की द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कह लीजिए या अक्षीय स्थिति कह लीजिए, दोनों में ही जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसके बीच की जो उसकी दूरी लेते हैं उसकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये कभी कभी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा और दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो चाहे एंड ऑन पोजीशन हो, दोनों के लिए वहां पे सिर्फ 2p/r³ आता है, यहाँ पे क्या निकल के आया है p/r³। तो इस तरह से भी अपने दिमाग में इन चीजों को रख सकते हैं। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक आप इसका देखा हमने अभी किस तरह से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों उस पर आधारित कभी कभी डेरिवेशन भी पूछा जाता है और कभी कभी तुमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। हमने क्या लिखा है वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहे हैं। तो चलिए उसी तरह से हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप यदि चीजों को याद करेंगे, चूंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सुबह सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रटने की कोशिश ना करें, हम समझें कि हम किस तरह से चीजें ले रहे हैं, या आप देखा करें कि सर किस तरह से डेरिवेशन को बढ़ाते हैं, किस तरह से चीजों को लिया करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सेम टू सेम चीजों को वैसे ही याद कीजिए, लेकिन जो भी लिखे कंटेंट हमारा फिगर के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन होना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं उसके लिए। देखिए मैंने यहां पे इसको लिखा नहीं है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो पर उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं उसी को यहां पे ड्रॉ करता हूं, किस तरह से बच्चों हम इसको ले सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए ये हमने क्या बना लिया है बच्चों, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, ई वेक्टर से। अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव का हम निर्माण कर रहे हैं इस तरह से। ये क्या है बच्चों, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो इस तरह से बना गया। देखिए इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, माइनस क्यू, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लस क्यू। और बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये कितना होगा बच्चों, 2l, जैसा कि आप जानते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जरा। देखिए बच्चों जैसे ही इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो इसके प्लस क्यू चार्ज पे और एक इसके माइनस क्यू चार्ज पे। तो उन दोनों फोर्स को समझते हैं बच्चों। ये जो फोर्स होगा हमारा अलोंग विद ई वेक्टर होगा, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, एफ वेक्टर। और जानते हैं किसके बराबर होता है, ई क्यू के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे सेम इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा इस तरह से, जो कितना होगा बच्चों, F इक्वल्स टू QE ही होगा। तो अब समझते हैं हमने यहाँ पे कि बल युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा, पेयर, दो चीजें एक साथ। तो वैद्युत द्विध्रुव पे यहाँ पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो। तो इसलिए इसको हमने क्या लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो ये दोनों बल मिलकर इस पे क्या बना रहे हैं, एक युग्म। अब समझते हैं कि ये क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये वो इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये वैद्युत क्षेत्र है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने इसमें इस तरह से रखा हुआ है, ये ऐसा भी कह सकते हो तुम कि ये मैंने किसने एंगल के साथ रखा हुआ है बच्चों, इसके साथ थीटा एंगल के साथ। किसके साथ रखा हुआ है, थीटा एंगल के साथ। अब समझिए जरा, अगर मैं इस पे यहाँ पे ऐसे इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला फोर्स क्या चाहेगा, इसको इसके डायरेक्शन में, इसको इसके संरेखीय करना चाहेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल और ये एफ इस पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर फोर्स इस पे लगेगा, या तो ये चाहेगा कि इससे बाहर निकल जाए, या ये क्या चाहेगा कि ऐसे थीटा एंगल के साथ ना रह के क्या हो जाए, संरेखीय, यानी कि 0 एंगल या 180 एंगल पे हो जाए। क्लियर बच्चों, अब इसका समझ लीजिए कि इसका रोल क्या है। ठीक वही ये भी चाहता है कि ये भी इसको संरेखित करना चाहता है, इसको बाहर निकाल दे। पर बच्चों ऐसा होता नहीं है। फिर आखिर ये दोनों फोर्स क्या करते हैं तो समझेंगे। देखिए ये चाहता है जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, क्योंकि दोनों ये परिमाण में बराबर होते हैं, तो दोनों फोर्स बराबर अप्लाई करेंगे इस पर। होगा क्या बच्चों, ये फोर्स इसको ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स इसको ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ना तो इसके द्वारा ये ऐसे जाएगा, ना इसके द्वारा ये ऐसे जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, अपनी ही अक्ष पे इस तरह से रोटेट करने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बल युग्म का आघूर्ण। हम ये सीखते हैं 11वीं क्लास में कि बल युग्म का आघूर्ण का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी के अक्ष पे के अनुदिश घुमाना, उसी की अक्ष पे घुमाना। तो ये क्या करेगा बच्चों, ठीक इसी की तरह यहाँ पे रोटेट करने लगेगा। तो उसी की वजह से इस पे क्या बनेगा, एक आघूर्ण जनरेट होगा, जिसको हमें यहाँ पे निकालना, एक टॉर्क लगेगा इस पे। अब समझते हैं जरा पहले एक छोटी सी बात। बच्चों हम झूला झूलते हैं तो हम क्या करते हैं, झूले को थोड़ा सा हिला के छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या कर देता है, अपनी सामान्य स्थिति पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं उस पे वायु का प्रतिरोध रखता है, जो झूले की गति का विरोध करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यानयन बल। तो ठीक उसी तरीके से इसको इसी की सामान्य स्थिति पे बनाए रखने के लिए इस पे भी कौन सा बल कार्य करेगा, प्रत्यानयन बल, जो किसके फॉर्म में लगेगा, टॉर्क के फॉर्म में। बात समझ आ रही है बच्चों। तो लिखते हैं डेरिवेशन हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखते हैं यहां पे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, हम इसको कह देते हैं ए, इसको क्या कह देते हैं बी। ए बी किसी एक समान बाह्य
वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्लियर बच्चों? फिर आप क्या लिखेंगे, माना यह प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है, तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा इसके दोनों सिरों पर एक बल कार्यरत होता है, जो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण बनाते हैं। और बच्चों वो बल युग्म का आघूर्ण किसकी फॉर्म में लग रहा होगा, प्रत्यानयन बल के रूप में। अब लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है बच्चों? हम लिखते हैं कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? टॉर्क से। इसको क्या लिखेंगे हम? F से। और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि ये क्या है? स्लिंट हाइट है इनकी। तो जो हम अगर इस पे इस तरह से कोई क्या ले, एक परपेंडिकुलर ले, तो हम इसकी बात करें, इसको हमने बच्चों क्या कह दिया? O, यानी कि BO। हम कौन सी दूरी ले रहे हैं बच्चों? यहाँ पे BO। तो BO फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्राइंगल बनाया है ये हमने इस तरीके से, तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? AOB से। और बच्चों देखिए, हम यहां पे क्या लगाएंगे? साइन थीटा। क्या लगाएंगे? देखिए साइन थीटा क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि मुझको पता है कि जो ये वाली डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड आउट करनी है, और कर्ण मुझे इसमें पता है। क्लियर है बच्चों? कर्ण मुझे इसमें पता है। क्या इसमें कर्ण क्या ले सकते हैं? तो उसी बात को देखते हुए हमने इसमें साइन थीटा लिया है इस तरह से। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा हमारा कि BO, और अपोन में कौन आएगा बच्चों? AB, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? BO बटे 2L। क्लियर बच्चों? क्योंकि AB की डिस्टेंस हमें पता है 2L है, तो यहां से BO किसके बराबर हो जाएगा? 2L इंटू साइन थीटा। इसको उठा के हम यहां पे पुट करेंगे, यानी कि टॉर्क जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? F इंटू 2L साइन थीटा। फिर हमें एक सूत्र पता है, F इज टू क्या होता है बच्चों? QE। तो हम F की वैल्यू भी यहां पे उठा के रख सकते हैं। उठाने का मतलब किसी को अगवा नहीं करना है, उठाने का मतलब यहां पे अगवा नहीं करना है, यानी कि हमें सिर्फ यहां से वैल्यू यूज करनी है F की, और इक्वेशन में रख देना है। तो अब बच्चों हमारा जो निकल के आएगा टॉर्क, वो कितना निकल के आएगा? QE इंटू 2L साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? अब मैं इसको भी बच्चों क्या लिख रहा हूं? टॉर्क इज इक्वल टू EQ इंटू 2L साइन थीटा लिख रहा हूं, यानी कि E को मैंने आगे लिख दिया। हमको पता है कि चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको हम P से लिखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम क्या प्लेस कर देंगे? P, यानी कि E इंटू P साइन थीटा। एक चीज हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में लगता है, यानी कि एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? यानी कि इसको लिखने के लिए हम इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? तो जैसे तुमने सीखा होगा कि अगर A कोई राशि है, B कोई राशि है, दोनों सदिश हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या लिखते थे हम? AB cos थीटा। ऐसे ही अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, यानी कि ये दो सदिशों का अदिश गुणन और ये दो सदिशों का सदिश गुणन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम क्या लिखते थे? AB sin थीटा, इस तरीके से लिखते थे। तो साथ ही क्या जाती थी इनकी कोई दिशा। तो बच्चों हम यहाँ पे sin थीटा हटा के दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं? रिलेशन E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, यानी कि ये हम इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वेक्टर फॉर्म। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों?
और इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या डाल के छोड़ रहे हैं बच्चों, फर्स्ट, क्योंकि अभी हम इसमें यहाँ पे आगे भी तुमको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेके यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर बात करेंगे। पहले बताइए यहाँ पे कमेंट करके कि आपको एक टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। बहुत अच्छे टॉपिक है, कई इस पे लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और इससे इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। मैं तुमसे सीधी शब्दों में कहूं तो इस पर आधारित 100% कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। नीट तक जैसे एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम क्या लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम यहां पे लिखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट समझते हैं हम यहां से ही निकाल सकते हैं बच्चों। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, F × 12 sin थीटा, यानी कि F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और बच्चों 12 का मतलब क्या हुआ, मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तुम डायमेंशन भी निकाल के चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये कार्य के ही तुल्य होता है। तो m l t - 2 और साथ में क्या लोगे, l। तो बच्चों इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा, m l 2 t - 2। क्लियर बच्चों, 12 - 2 शॉर्ट ट्रिक, सुमित सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को, यानी कि जिसको हम क्या लिखेंगे, स्पेशल कंडीशन। क्या लिखेंगे बच्चों, स्पेशल कंडीशन। ये मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट है बच्चों टॉपिक, जो अब तुम्हें मजा आने वाला है सुमित सर से फिजिक्स पढ़ने का। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंत तक बने रहे बिल्कुल। यानी कि अब यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली उठा के। तो अब यहाँ पे हम उसी के लिए मैंने समीकरण 1 इसको कहा है, क्योंकि हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे। मैं कह रहा हूं पहली कंडीशन बनती है कि यदि थीटा हमारा 0 हो, थीटा हमारा क्या हो, 0 डिग्री। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ने वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे क्यों माना, स्टार्टिंग में ऐसे क्यों नहीं माना। तो अब उसके लिए हमने कंडीशन ले ली है कि मान लीजिए कि जो हमारा मैं यहीं पे समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, या इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इसको घुमा के इस तरीके से दूसरी तरफ रखा हुआ है, ऐसे, या तो इधर से या इधर से, इस तरह से। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, तो या तो थीटा हमारा 0 रहने वाला है बच्चों, या थीटा हमारा क्या रहने वाला है, 180 डिग्री। और साथ ही हमको पता होना चाहिए कि साइन 0 बराबर होता है साइन 180 के, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के। क्लियर बच्चों, तो अब जब हम समीकरण 1 में यहां पे रखेंगे तो इस कंडीशन में बच्चों हमारा टॉर्क भी क्या निकल के आएगा, 0 डायरेक्ट। तो ये तुमसे सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री के साथ रखा हुआ है, या वैद्युत क्षेत्र के संरेख्य रखा हुआ है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम डायरेक्ट आंसर उस पर क्या देख रहे लगा देंगे एकदम से 0। क्लियर बच्चों। सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि यदि जो हमारा एंगल है इस बार क्या हो जाए, 90 डिग्री, मतलब कि बिल्कुल इसके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये इसके इस तरह से, जैसे मैं आपको मार्कर दिखा रहा हूं कि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के साथ वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के 90 डिग्री एंगल के साथ रखा हुआ हो, तो तब हमारा टॉर्क क्या होगा। तो बच्चों इस कंडीशन में हमको पता है कि साइन में 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1 होती है। तो यहां से जो टॉर्क निकलेगा बच्चों, वो खाली टॉर्क ही नहीं, वो कैसा टॉर्क होगा, मैक्सिमम। इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम टॉर्क होगा, और जो कि कितना हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, PE, खाली कितना हो जाएगा, PE, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 1। अब एक बात समझते हैं कि देखिए यहां पे 0 क्यों हो रहा था और यहां पे मैक्सिमम क्यों हो रहा था। देखिए जब मैं इसको इसी की डायरेक्शन में रखूंगा तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी कि इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं होगी, इसीलिए यहां पे टॉर्क क्या रहेगा, 0। दूसरी बात, यदि मैं इसको इसके परपेंडिकुलर रखूंगा तो एक ओनली यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होंगी ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्टर्ब करके जाएंगी, इसलिए यहां पे टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। डिस्टर्ब करने का मतलब है इसको ज्यादा से ज्यादा रोटेट कराएंगे। समझ में बात आ रही है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो ये आसान सा टॉपिक था हमारा, आशा करता हूं आपने ये समझा होगा। तो जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हुए हैं, यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली वीडियोस जो है, जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं, उनको देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। यदि फिर भी किसी बच्चे की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं अगले वीडियो के माध्यम से उसको जरूर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।